तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, दोनों सदन की अवधि। और उसमें जो सबसे पहला हमारा जानने की बात आएगी वो आएगी विधानसभा की अवधि, मतलब जो ड्यूरेशन होती है असेंबली की वो कितने दिनों की होती है। तो इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनावों के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष है। देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा के बारे में। देखिए विधानसभा हर राज्य में होता है, मैंने आपको इस चीज के बारे में 100% बता दिया है। और विधान परिषद जरूरी नहीं है कि हर राज्य में हो ही, जो राज्य को इसकी जरूरत होती है तो वो संसद से डिमांड कर सकता है कि मुझे विधान परिषद चाहिए। लेकिन विधानसभा एक ऐसी चीज है जो राज्य में होना अनिवार्य होता है। और जो विधानसभा का मतलब जो ड्यूरेशन होता है, कार्यकाल होता है, वो कितने सालों का होता है, वो 5 साल का होता है। स्टैटिक क्वेश्चंस में आएगा। उसके बाद क्या है, परिषद की अवधि राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है। याद रखिएगा एक और बात कहा जाता है विधानसभा के बारे में कि यह कभी खंडित नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता, ये सतत सदन है। 5 साल होगा उसके बाद ही ये क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे तरीके से इसको समर्ज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, फिर नया गठित किया जाता है। उसके बाद है अर्थात यह एक अस्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। देखो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन ये विघटित कभी नहीं होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्त व सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें, एक दूसरी बात ये आती है कि हर दूसरे साल पे 1/3 पीपल को विधानसभा से क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो 1/3 मतलब क्या होगा, जैसे कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि 100 मेंबर्स थे, तो 1/3 33 मेंबर को हर साल क्या किया जाएगा, चेंज किया जाता है उसमें। तो एक सदस्य 6 साल के लिए इस तरह से जारी रहता है। तो आप देख सकते हो ये सदन देखा जाए तो जो विधान परिषद का सदन होता है वो कैसा होता है, तो वो विघटित होता है। उसमें मतलब देखा जाए तो 6 साल तक के लिए चलता है, लेकिन उसमें जो मेंबर्स होते हैं 1/3 हमेशा बदलते रहते हैं। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके बारे में, विधानमंडल की सदस्यता, इसको समझिएगा। इसकी योग्यताओं को हम लोग देखते हैं, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई विधानमंडल का सदस्य है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला कि वह हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए कि उसे सदस्यता लेनी चाहिए। मतलब ये कहने का अर्थ है कि अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है तो अगर सेकेंड उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके सामने वो जाकर के क्या करेगा, एक शपथ ग्रहण करता है कि वह सदस्यता ले रहा है विधान परिषद की। ये दूसरी उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरी क्या होगी कि विधान परिषद के मामले में उसकी आयु कम से कम, जो एज होगी वो 30 ईयर से कम, और विधानसभा, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद 30 साल से कम और विधानसभा में कितनी होनी चाहिए, 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। एक्चुअली विधानसभा, देखिए विधान परिषद के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं इसलिए थोड़ा उम्र को एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन विधानसभा में जरूरी नहीं है कि उम्र कितनी होगी, इसीलिए यहाँ पर 25 साल न्यूनतम लिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाता है विधानसभा में अनपढ़ लोग भी जाकर के नेता बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन विधान परिषद में मैक्सिमम लोग देखा जाता है तो ल्यूरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वैसे ही लोग होते हैं। उसके बाद डी, उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। बहुत सारी अन्य योग्यताओं को भी आर्टिकल में ऐड किया गया है, वो सब होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है अयोग्यताएं। कौन कौन सी ऐसी बात रहेंगी जिनके कारण उनको मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से हटाया भी जा सकता है। तो यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं उसके पास होना चाहिए। मतलब जैसे कि किसी मंत्री या राज्य मंडल द्वारा छूट वगैरह प्राप्त कर रहा है तो ऐसा छूट वगैरह भी उसको नहीं मिलना चाहिए। देखो मतलब सेंट्रल से कोई भी, राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ का पद रहेगा तो उसको मेंबर नहीं बनाया जाएगा राज्य परिषद, राज्यसभा या विधानसभा, सॉरी, विधान परिषद या विधानसभा का। दूसरा उसके बाद, यदि वह विकृत चित्त और न्यायालय द्वारा इसे घोषित किया जाता है, मतलब वो थोड़ा साइकोपैथिक है, मतलब सनकी वगैरह है, तो उस केस में भी वो अयोग्य घोषित किया जाता है। लेकिन वो सनकी है या पागल है इस चीज की घोषणा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। तीसरा, यदि वह उन्मोचित दिवालिया है, मतलब कि वो बैंक से पैसा ले लिया है और वो संपूर्ण रूप से मतलब पेमेंट नहीं किया है या फिर वो डिफॉल्टर हो गया है, तो उस केस में भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर भारत का नागरिक नहीं है फिर भी उसको क्या किया जाएगा, मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। या फिर वह अपने मर्जी से किसी कंट्री की जाकर के नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो हिंदुस्तान में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, अब दो दो कंट्री के एक साथ सिटीजन नहीं हो सकते हैं।
उसके बाद है अगर वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। हमारे आर्टिकल में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। कोई भी एक अयोग्यता उसमें अगर दिख जाती है तो वहाँ भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इनके बारे में कि राज्य विधान मंडल की पीठासीन अधिकारी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ऑफिसर्स जो कि आके मतलब क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, उनको हम लोग पीठासीन ऑफिसर भी कहते हैं या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी कहते हैं। तो राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन का एक अपना पीठासीन पदाधिकारी होता है। विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट समझना है। तो जो भी राज्य विधान मंडल होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसमें आप देखिएगा कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, मतलब उसका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उसकी देखरेख करता है, उसको संचालन करने में हेल्प करता है, उसके कब सत्र आएंगे, कब सत्रावसान होगा, इन सब चीज़ों का वो एक प्लानिंग करता है, उसको पीठासीन ऑफिसर कहा जाता है। और विधानसभा के लिए जैसे, और इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। हम लोग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको कहते हैं इंग्लिश में। और विधान परिषद देखो सेम सेम भी होगा, विधान परिषद का सभापति होगा और उप सभापति हो जाएगा, उसको भी हम लोग चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विधानसभा के अध्यक्षों का एक पैनल और परिषद के लिए उपाध्यक्ष के लिए भी एक पैनल नियुक्त किया जाता है। देखो पैनल नियुक्ति करने का अर्थ मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। पैनल में कुछ मेंबर्स होते हैं जो हर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार से कौन सी चीज़ काम करेगी, किस प्रकार से कोई भी डिपार्टमेंट किसी को एलोकेट किया जाएगा या फिर किसी प्रकार का जो चेंज वगैरह करना होता है, जैसे किसी योजना को स्टेट में लाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए कौन ध्यान देते हैं, तो उनके लिए यही पीठासीन पदाधिकारी क्या करते हैं, एक प्लानिंग मतलब प्लानिंग के लिए एक पैनल बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्पीकर ऑफ असेंबली। स्पीकर कौन होता है वह देखिएगा, वह निम्नलिखित 3 मामलों में से किसी एक में अपना कार्यकाल पहले खाली करता है। मतलब कार्यकाल खाली करने का आपको मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। जैसे कि कोई भी स्पीकर होगा तो उसको सबसे पहले विधानसभा का सदस्य नहीं होना पड़ेगा, पहला कंडीशन उनके लिए ये होगा। उसके बाद वह डिप्टी स्पीकर को लिखकर इस्तीफा दे देता है। मतलब जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर आपको कहाँ मिल जाएगा, तो डिप्टी स्पीकर विधानसभा में ही होंगे, ठीक है। तो वो उसको लिख करके भी मतलब रिटेन इस्तीफा दिया जाता है, बोल के इस्तीफा नहीं देता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी पेपर पे ही वर्क होता है। उसके बाद यदि उसे विधानसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों से बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। और हाँ, यहाँ पर फिर बात आती है इम्पीचमेंट की, मतलब उनको हटाना है कैसे, तो उनको हटाने के लिए सिंपल सी बात है, बहुमत लाना पड़ेगा। जब तक मैक्सिमम लोग उनको इस चीज़ के लिए फेवर नहीं करेंगे, नहीं उसको हटाना नहीं है, तब तक वो नहीं हटाए जाते। उसके बाद ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर ही पेश किया जाता है। हाँ, और फिर अब इम्पीचमेंट करना है, उसको मतलब उसको हटाना है अगर उनके सीट से, इनको या फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन को, तो उनको 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा कि देखिए आपको हटाने के लिए विशेष प्रकार का इम्पीचमेंट किया जा रहा है और तब आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है अध्यक्ष के पास कौन कौन सा शक्ति होता है। अध्यक्ष की शक्तियां, स्पीकर जो होते हैं हमारे, तो स्पीकर की शक्ति क्या होती है और उनका कर्तव्य क्या होता है, वो कौन कौन से काम करते हैं। देखो सबसे पहला, वो विधानसभा में अपने व्यवसाय मतलब जो उनका डेकोरम होता है उनकी संचालन करते हैं और इसकी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए आदेश और मर्यादा बनाते हैं। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है, जो भी काम होने वाला है कहाँ पर, विधानसभा के अंतर में, उसके लिए जो भी चीज, जो भी प्लानिंग करना होता है वो कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं, याद रखिएगा। वह कि मतलब अब क्या है, अब इस चीज को थोड़ा, वह के प्रधानों का अंतिम दुभाषिया। अब मैं ये बता देता हूँ, ये प्रधान ये थोड़ा दुभाषिया, ये सब थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अंतिम योग्य व्यक्ति कह सकते हैं, योग्य व्यक्ति कह सकते हैं उनको, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो भी प्रावधान होगा उसके लिए जो योग्य व्यक्ति होगा उसके लिए कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ के नियमों को वो देखेगा, वहाँ से ही जो भी नियम होंगे उसको वो सदन में लाएगा। उसके बाद विधानसभा के कामकाज की प्रक्रिया और संचालन के कुछ नियम होते हैं उनको वो ध्यान देगा। और उसके बाद सी पॉइंट हमारा है, विधानसभा के भीतर जो भी विधायी मिसाल है, मतलब कहने का मतलब जिस प्रकार का काम होगा, जो भी चीज़ आने वाली रहेगी, जो भी कंडीशंस आएंगी, उसके लिए क्या करेगा कि एक बैठक वो बुलाएगा, या फिर बैठक बुला भी सकता है या फिर वो चाहे तो बैठक को स्थगित भी कर सकता है। ये सब किनका पास उनका मतलब पावर रहता है, वो स्पीकर के पास रहता है। और उनके पास ये भी होता है कि कोई अगर विधेयक, धन विधेयक नहीं है
तो उसको पास करना है या नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी उनके पास ही निर्णय का ऑप्शन रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वह 10वीं अनुसूची के अंदर में जो भी होता है कंडीशन, जिसको हम लोग दल बदल कहते हैं, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, उस पर भी कौन सा सदस्य योग्य होगा या नहीं योग्य होगा उसका फैसला भी हमारे कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। और लास्ट में वह विधानसभा की जितनी भी समिति होती है उनकी अध्यक्षों की वो क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और वो भी जो भी काम करते हैं मतलब हमारे सदन में, उसका वो क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से काम करते हैं या कर नहीं कर रहे हैं। आप उसको इंटरप्रेटर भी कह सकते हो, जो मध्यस्थता करने वाले होते हैं, योग्य व्यक्ति या अंतिम मध्यस्थता करता अभी कह सकते हो आप इनको। किनको? तो हमारे स्पीकर को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है किनके बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो विधानसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह विधानसभा में भी ना क्या होता है कि उनका कार्यकाल होता है, किनका? तो हमारे डिप्टी स्पीकर का। मैं इन चीज़ों को यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है, यदि वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, मतलब क्या है, देखो इसको हम लोग इंग्लिश में समझते ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है। डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली लाइक द स्पीकर। देखिए जैसे डिप्टी स्पीकर होते हैं वैसे ही स्पीकर भी होता है, लेकिन उनका पद नीचे का होता है। मतलब क्या कि जब तक डिप्टी स्पीकर काम कर रहे हैं, जब तक स्पीकर काम कर रहे हैं तब तक डिप्टी स्पीकर का काम नहीं होता है। और अगर बाय द वे स्पीकर नहीं है तो उनके जगह पे वह काम कर सकता है। हिंदी में थोड़ा सा दूसरे तरीके से हो गया है, मैं इसको इंग्लिश में ही वाला पढ़ के समझा देता हूँ आपको। फिर भी ये ऑल्सो वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। लेकिन वह अपने अगर सीट को छोड़ेंगे तो किस परिस्थिति में वो अपने सीट को छोड़ते हैं? इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर वो मेंबर जो मतलब जो असेंबली होता है, हमारा विधानसभा का मेंबरशिप होता है, अगर वो उनकी छीन जाती है तब वो छोड़ सकते हैं। दूसरा, इफ रिजाइंस बाय राइटिंग बाय टू द स्पीकर। अगर वो स्पीकर के पास, जो हमारे स्पीकर होते हैं उनके पास लिखित दे देते हैं तब भी वो रिजाइन कर सकते हैं, उनको पद से निष्कासित करा जा सकता है। इफ इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली। या फिर असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी मतलब कि बहुत सारे लोग आकर के यह बोल देंगे चलो मेरे को ये पास कर देना है, तब भी वो पास हो जाता, मतलब उनको सीट से हटाया जा सकता है। और लास्ट में द डिप्टी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ स्पीकर ऑफ इट्स व्हेन इज वैकेंट। मतलब जब स्पीकर नहीं होगा, मतलब उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं होंगे, उस समय में वो क्या कर सकते हैं, उपाध्यक्ष के जगह पे, अध्यक्ष के जगह पे उपाध्यक्ष कार्यकाल को कर सकते हैं, जो भी काम होता है वो ऑफिस में कर सकते हैं। ही ऑल्सो एक्ट एज स्पीकर व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम सिटिंग इन द असेंबली। इन बोथ केसेस ही शैल बी द पावर ऑफ स्पीकर। और लास्ट ये बात कही गई है कि अगर राज्य मतलब जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत विधानसभा जो आता है उसमें अगर स्पीकर एब्सेंट है ही नहीं, तो उस समय डिप्टी स्पीकर के पास संपूर्ण पावर चली जाती है हर चीज को कंट्रोल करने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो है परिषद के अध्यक्ष का चुनाव। परिषद के अध्यक्ष का चुनाव परिषद द्वारा अपने ही अध्यक्ष से सदस्यों से किया जाता है। मतलब जो विधान परिषद होगा उसके मेंबर्स का सिलेक्शन किनके द्वारा किया जाता है, अपने ही सदस्य के मेंबर के द्वारा। अध्यक्ष निम्नलिखित 3 मामलों में से अपने पद को खाली कर सकता है। मतलब कि अगर कोई अध्यक्ष है तो वो 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें अपना वो पद खाली कर सकता है। अगर वह परिषद का सदस्य नहीं रहता है, अगर विधान परिषद या फिर वो जो राज्य परिषद होता है अगर उसका मेंबरशिप चली जाती है तो वो नहीं रहेगा, वो अपना पद खाली करना पड़ेगा। यदि वो सभापति को पत्र लिख करके अपना त्याग पत्र देता है या फिर बहुमत से उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यही कंडीशन देखो, सेम कंडीशन हमारे स्पीकर के भी साथ थी, उस एकदम सेम कंडीशन डिप्टी स्पीकर के भी साथ है। और उसके साथ कंडीशन क्या है कि 14 दिन पहले उनको इस चीज़ के बारे में सूचना देना होता है कि देखिए आप पर किसी भी प्रकार का मतलब जैसे नहीं, आप इसको कह सकते हो, एक भाषा में इसको कह सकते हैं हम कि बहुमत, मतलब क्या, मेंबर्स के द्वारा बहुमत से ही उनको हटाया जाता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आता है एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे कि वो आपको पता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द चेयरमैन इन द काउंसिल ऑफ इज सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर इन द असेंबली। देखो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं सेम पावर रखता है कौन, मतलब चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन ऊपर होता है, आपको पता है कि मेन वो होते हैं, उनके नीचे आते हैं हमारे डिप्टी चेयरमैन, बस इससे ज़्यादा कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। अब क्या, परिषद के उपसभापति सभापति की तरह उपसभापति का चुनाव भी परिषद द्वारा ही अपने सदस्य में किया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये सब चीज़ तो मैंने बता दिया अभी तुरंत आपको, 14 दिन पहले दिया आता है। ये 2 बार हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 बार आ गया है ये वाला। चलो हम यहाँ पर देखते हैं राज्य विधानमंडल का सत्र, मतलब इसका जो सेशन होगा
वो सेशन कितने दिनों का होता है। देखिए सबसे पहला जो होगा इसका देखो सबसे पहले सम्मनिंग। सम्मनिंग का अर्थ होता है कि उसको बुलावा, जो बुलावा भेजा जाता है वो कैसे भेजा जाता है। तो राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के बैठक के लिए बुलाते हैं। मतलब देखो समय समय पर ना एक मीटिंग होती है, उसमें जितने ही मेंबर्स होते हैं कहाँ के, विधानमंडल के, उनको बुलाया जाता है। राज्य विधायिका के 2 सत्रों के बीच अंतिम 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि 6 मंथ से ज़्यादा का बीच में डिले नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर में ही दूसरी मीटिंग को बुलाया जाता है। और उसके बाद क्या, अर्थात राज्य विधायिका की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक हो जाना चाहिए। मतलब देखो 6 महीना में करना है तो कम से कम जरूरत पड़ने पे 2 साल में होना ही है, चाहे वर्चुअली मीटिंग हो चाहे जा करके आप विधानसभा में कीजिए, लेकिन मीटिंग होती ही होती है। उसके बाद क्या, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का अर्थ होता है स्थगन करना। स्थगित कब किया जाता है, तो एक स्थगन एक निश्चित समय के लिए बैठक में कम से कम निलंबित करता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। देखो जब एडजॉर्नमेंट किया जाता है तो वो ऐसा कहा जाता है कि आधे घंटे के लिए एडजर्न किया जाता है, मतलब रोका जा रहा है। आधे घंटे के बाद फिर से सदन होगा, जैसे बीच में झगड़ा वगैरह हो जाता है किसी बात पे, विवाद वगैरह हो जाता है विधानसभा में, उस केस में ऐसा होता है कि थोड़ा देर के लिए एडजर्न कर दिया था, रोक दिया जाता है। और उसके बाद क्या नेक्स्ट कहा गया है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कभी नहीं होता है। और अगर बाई द वे अनिश्चित काल के लिए क्या आता है, उसका मतलब हो जाएगा कि समाप्त हो गया है वो। उसके बाद है स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदस्य के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। हाँ, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वही इस चीज़ का डिसीजन लेंगे कि उसको खत्म करना है या नहीं करना। वैसे जल्दी होता नहीं है, एडजर्नमेंट 2 महीने या 3 महीने के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो जाए। और अगर हमेशा के लिए करना है तो उसका मतलब हो जाएगा वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, विधानसभा। उसके बाद है सत्रावसान, जिसको हम लोग प्रोरोगेशन कहते हैं। प्रोरोगेशन में क्या होता है कि सत्र का कार्य पूरा होने पर पीठासीन अधिकारी सदस्य को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित करता है। पता है आपको कि अगर स्थगित घोषित करने का मतलब उसको खत्म कर रहे हैं, तो सत्रावसान का भी वही अर्थ होता है किसी चीज को खत्म कर देना। तो जैसे सत्र चल रहा है उसको खत्म करना है तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। अगले कुछ दिनों के भीतर राज्यपाल सत्रावसान के लिए सूचना। और हाँ, एक और बात यह आती है कि इसके लिए पहले सूचना देना पड़ता है, सूचना देने के बाद ही सत्रावसान होता है। नेक्स्ट आता है विघटन, जिसको हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। जब समय पूरा हो जाता है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, राज्यसभा विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाता है, डिसोल्यूट कर दिया जाता है। मतलब क्या, विधान परिषद जो होता है अस्थायी सदस्य सदन होने का, आपको पता होना चाहिए विधान परिषद अस्थायी सदन होता है, इसके कारण विघटन के अधीन नहीं है, केवल विधानसभा भंग के अधीन है। विधान परिषद नहीं होगा, विधानसभा भंग हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का आपको पता है इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है और इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन 6 साल होने का मतलब क्या है कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर को बदला जाता है, और ये 5 साल पे विधानसभा को संपूर्ण रूप से बदल दिया जाता है और उसके मेंबर्स को भी पूरे के पूरे खत्म कर देता है। तो उसी में जो सत्रावसान होता है वो सिर्फ विधानसभा का होता है, विधान परिषद का सत्रावसान नहीं होता है। ठीक है, और ये कब होता है, तो आम चुनाव होगा, चुनाव में जब जो पार्टी मेजोरिटी में रहती है वही विधानसभा का गठन करती है। उसके बाद विधानसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के संबंध में स्थिति नीचे उल्लेख किया गया। अब इसके बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मेंशन नीचे किया गया, मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सा चीज है। देखिए सबसे पहला, विधानसभा में लंबित एक विधेयक व्यपगत हो जाता है। देखो इसका हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा तो ज्यादा अच्छा से समझ। देखिए क्या है, अ बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्सेस। देखिए कोई अगर बिल है, इमेजिन करो कोई बिल पेश किया गया है हमारे विधानसभा में और वो अगर वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो मतलब रोक के रखा गया है, तो वो कब लैप्स हो जाएगा, वो खत्म कब हो जाएगा, वेदर ओरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटिंग इन बाय द काउंसिल। मतलब या तो वो कहाँ पे हो जाए, चाहे विधानसभा में उत्पन्न हो या विधानसभा में इसको प्रसिद्ध किया गया हो, अगर पेंडिंग हो जाता है तो वो खुद ब खुद लैप्स कर जाता है। उसके बाद क्या है, अ बिल पास्ड बाय असेंबली बट पेंडिंग एट द काउंसिल लैप्स। मतलब क्या, अगर इसमें क्या कहा गया देखिएगा, विधानसभा द्वारा पारित, लेकिन अगर वो विधानसभा के द्वारा पेश कर दिया गया है लेकिन विधान परिषद में लंबित किया गया और वो क्या हो जाता है, वहां पर लैप्स कर जाता है। मतलब लैप्स करना का मतलब हो जाता है, आप समझिए ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। परिषद में लंबित लेकिन विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, एक विधेयक व्यपगत नहीं होता है। देखो कंडीशन इसको समझना दूसरे तरीके से क्या है, अगर विधानसभा से कोई चीज निकली, समझिएगा यही चीज को यहाँ पे बताया गया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि विधानसभा है, विधानसभा से कोई चीज आगे पेश करके विधान परिषद में ले आया गया,
तो यहाँ से जब यहाँ आ गया तो इसको वापस दोबारा नहीं भेजा सकता, लेकिन विधान परिषद में कोई चीज़ आया और विधानसभा में जाता है तो वहाँ से वो वापस आ सकता है। मतलब अगर ओरिजिनल यहाँ से होगा तो जा करके ही फिर वापस भी आ सकता है, लेकिन अगर ओरिजिन यहाँ से होगा तो आगे गया तो इधर से इधर नहीं जाता है। मतलब विधान परिषद से विधानसभा में जा सकता है और विधानसभा से फिर विधान परिषद में आ सकता है, लेकिन विधानसभा से सिर्फ विधान परिषद में जाता है। इस चीज़ को यहाँ बताया गया है। उसके बाद क्या है, द बिल पास्ड बाय द असेंबली इन यूनिकर्मल स्टेट और पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। देखो इसमें क्या कहा है कि अगर कोई बिल मतलब कि एकल सिस्टम वाला में यूनिकर्मल मतलब जिसमें विधानसभा ही है वहाँ से पास कर दिया गया तो उसको प्रेसिडेंट चाहे तो उसको लैप्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और यही चीज़ हमारे बाई कैमरल में भी है। अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों से निकल जाती है तो भी चाहे तो प्रेसिडेंट ही उसको रोक सकते हैं, अन्य कोई आदमी नहीं रोक सकता। बिल पास्ड बाय द असेंबली इन यूनिकर्मल स्टेट और पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स। और अगर बाय द वे क्या हो कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों से आगे निकल के कोई बिल जाता है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए हाउस में अगर भेजा जाता है तो वो लैप्स नहीं करेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद है कोरम। कोरम के बारे में क्या कहा गया है, कोरम सदन में मतदान की उपस्थिति होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, इसमें कम से मेंबर होते हैं। किसी भी सदन की किसी भी बैठक के सभी मामलों का निर्णय पीठासीन अधिकारी को छोड़कर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। देखो जो भी मेंबर्स होते हैं कोरम के वो बहुमत के द्वारा ही किसी चीज़ को किसी बिल को भी पास करते हैं। उसके बाद है विधेयक के बारे में हम लोग समझते हैं। राज्य सरकार विधान मंडल में विधायी प्रक्रिया। सबसे पहला क्या, साधारण विधेयक को समझते हैं। साधारण विधेयक क्या है, देखिए ऑर्डिनरी बिल जिसको कहा जाता है, इसमें कहा गया है बिल इन द ऑरिजिनेटेड हाउस फ्रॉम ऑर्डिनरी बिल कैन ऑरिजिनेट इन एदर ऑफ द हाउसेज और द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ बाय कैमरल लेजिस्लेचर। मतलब किसी भी स्टेट में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो किसी भी जगह से किसी भी प्रकार के विधेयक को उठाया जा सकता है। विधेयक मतलब वो डील करता है किस चीज़ की, डिमांड किस चीज़ की है। तो डिमांड को विधानसभा या विधान परिषद कहीं भी लाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय द मिनिस्टर और बाय अदर मेंबर। और कोई भी मेंबर विधानसभा या विधान परिषद के कोई भी बिल लाने के लिए सामने आ सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द बिल पासिस थ्रू द 3 स्टेज। और इसको पास कैसे किया जाता है, कोई भी बिल है कोई विधेयक है तो उसको पास कैसे कराना है, उसके पास करने का एक तरीका होता है। सबसे पहला उसको बिल को पढ़ा जाता है, बिल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग होती है। मतलब वही लोग बार बार इस चीज़ को रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो भी चीज़ डिमांड की जा रही है क्या वो सही है, क्या उसको क्या संसद तक भेजना चाहिए, इस चीज़ के लिए पहली रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग 3 बार रीडिंग होती है। उसके बाद आफ्टर द बिल, और उसके बाद अगर बिल पास हो गया कहाँ से, ओरिजिनेटेड हाउस से। मतलब सोचिए अगर विधानसभा से कोई बिल पास हो गया 3 बार में, पहला फेज कंप्लीट हो गया, दूसरा फेज कंप्लीट हो गया और उसके बाद तीसरा फेज, 3 बार अगर फेज से पास कर गया वो, तो उसके बाद सेकेंड हाउस में उसको भेज दिया जाता है। जैसे विधानसभा से विधान परिषद में उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब दोनों जगह से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के हाउस में चला जाता है। प्रेसिडेंट हाउस मतलब पार्लियामेंट में चला। उसके बाद है दूसरे सदन का विधेयक, इसको समझिएगा। दूसरे सदन में भी विधेयक 3 चरण में ही पास होता है, एकदम सेम जैसा विधानसभा में होता है वैसा ही विधान परिषद में होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विकल्प, नंबर ऑफ जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला, यह विधानसभा भेजे गए बिल को पारित कर सकता है। मतलब बिना किसी विधानसभा से, देखिए जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्होंने अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया है तो दूसरा सदन होता है विधान परिषद, वहाँ से डायरेक्ट वो पास किया जा सकता है। कोई उसमें संशोधन नहीं किया जाता है, जो भी चीज़ भेज दिया गया अब वो फाइनल हो गया। यह विधेयक के संशोधन करने के साथ पारित करता है और इसके पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकता है। लेकिन अगर कोई डाउट अगर लगता है उसको तो वो विधानसभा को, देखिए विधान परिषद में आया तो विधानसभा को वापस लौटा सकता है, बोलता है भाई इसमें फिर से चेंजेस करो, जो ज़रूरत है, नीड अगर हो रही है तो चेंज वो कर सकते हैं। यह बिल पूरी तरह से खारिज कर सकता है। और देखिए दूसरा सदन जो होता है विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद, हाँ विधान परिषद, उसमें उसको खारिज भी किया जा सकता है, मतलब उसको रोका जा सकता है। भाई उसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए नहीं कि फिर से दोबारा लाओ, ऐसा नहीं होता है कि उसको पूरे के पूरे तरीके से ख़त्म भी किया जा सकता है।
यह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और इस प्रकार के बिल को लंबित भी कर सकता है। मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है उसके ऊपर कि भाई अगर पहले सदन से पास होके आ गया है दूसरे सदन में तो जरूरी है कि उसको अब प्रेसिडेंट के पास भेज ही दिया जाए, ऐसे कोई बात नहीं होती है। और वो बिल को अपने पास पेंडिंग भी रख सकता है, मतलब पेंडिंग रखने का मतलब वो अपने पास रख गया, अब वह प्रेसिडेंट हाउस में जाएगा ही नहीं, पार्लियामेंट में जाएगा ही नहीं। विधानसभा से विधान परिषद में गया, लेकिन विधान परिषद से फाइनल पासिंग के लिए प्रेसिडेंट के पास हो जाएगा, वहां पे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि विधान परिषद में आके वो फिर से लटक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे राज्यपाल की सहमति। जो हमारे राज्यपाल होते हैं, आपको पता होना चाहिए उनकी क्या सहमति होती है। तो जहाँ भी द्विसदनीय विधा क्या होगी, विधानसभा और विधान परिषद होगी, वहाँ पे जो भी मामला होगा वो दोनों सदन के से जब पारित हो जाता है तो उसके बाद फाइनल उनको टच देने के लिए राज्यपाल के पास जाता है, फिर राज्यपाल उसको फाइनलाइज करते हैं, तभी वो आगे की ओर बढ़ता है। मतलब स्टेट का लेवल जब पूरा पास करेगा तो स्टेट लेवल में विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा तो हर जगह होती है, विधान परिषद कम जगह होती है, तो यहाँ से जब फाइनलाइज हो जाएगा तो इसके बाद वो चला जाएगा किनके पास, राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल साहब ही जब इसको पास करेंगे तो स्टेट से फाइनल होगा, उससे पहले ये फाइनल स्टेट से नहीं हो सकता है। तो विधेयक पर वो क्या कर, राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं, तो वो उसको अफर्मेटिव हाँ कर सकते हैं, उसको नहीं भी कर सकते हैं, या फिर वो जिस सदन से आया है उस सदन में पुनर्विचार करने के लिए, मतलब फिर से रिकंसीडर करने के लिए कि भाई इसमें कोई कमी है, इस चीज़ के लिए वो वापस भी उसको भेज सकते हैं। उसके बाद है वह राज्यपाल के विचार के लिए विधेयक की सुरक्षित। अब वो चाहें तो उसको पॉकेट वीटो के तहत, जैसे पॉकेट वीटो तो प्रेसिडेंट के पास होती है, तो राज्यपाल जो हमारे होते हैं गवर्नर, उनके लिए क्या होता है ना कि वो चाहे तो अपने पास भी उसको वो रख सकते हैं, जो भी गवर्नर होते हैं उसको अपने पास पॉकेट वीटो के तहत रख सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की सहमति कब आएगी, तो राज्यपाल जब उस चीज़ को फाइनलाइज कर देते हैं, अब उसके बाद वो फाइनल जाएगा कहाँ पे, तो हमारे सेंटर में। जब स्टेट से ऊपर उठ गया वो कहाँ जाएगा, हमारे सेंटर में जाएगा, ये आपको पता है ही होगा 100% से। तो वहाँ पे फिर से भी उनकी सहमति मिलती है और उसके बाद ही वो अधिनियम बनता है। जैसे कोई भी बिल अगर पास हो रहा है तो वो सबसे पहले स्टेट से पास होगा, अगर स्टेट का लेवल का है तो। जैसे ये सब बोलिएगा आप होता कहाँ पे है, तो मैं आपको इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे कि कोई कास्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि कोई फला कास्ट थे XYZ, अब उनको जैसे वो ओबीसी में थे उनको एससी में लाना है, तो उसके लिए स्टेट में विधान सभा या विधान परिषद कहीं से भी वो पारित किया जाएगा, आगे बढ़ेगा। फिर गवर्नर उस चीज़ को फाइनलाइज करेंगे, अब फिर गवर्नर के बाद फाइनल होने के बाद तब वो जाएगी कहाँ हमारी, तो प्रेसिडेंट के पास, तब वहाँ से राष्ट्रपति की सहमति हो जाएगी, तभी वो अधिनियम के रूप में पेश होगा। ऐसा नहीं कि स्टेट सिर्फ चाहे तो कोई भी चेंजेस कर सकती है। और उसके प्रेसिडेंट के पास आपको ही पता है, प्रेसिडेंट चाहे तो पॉकेट वीटो के तहत उसको अपने पास भी रह सकते हैं, और चाहे तो विधेयक को वापस भी दे सकते हैं, मंजूरी भी कर सकते हैं, ये सब उन्हीं के पास, रोक भी सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए उसको वापस भी भेज सकते हैं। ये सब किनके पास पावर होता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के पास ही ऐसी पावर, शक्तियां होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है धन विधेयक। धन विधेयक के साथ जैसे हम लोग सेंट्रल में पढ़े थे वैसे ही धन विधेयक का यहाँ भी कंडीशन होता है। संविधान राज्य विधानमंडल के धन विधेयक को पारित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित है। वो कौन कौन सी है कि धन विधेयक जब भी होगा वो विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता। विधानसभा मतलब जहाँ पे नेता लोग बैठते हैं वहीं पर इस चीज को पेश किया जाता है। उसके बाद यह केवल विधानसभा में पेश किया जाता है और राज्यपाल की भी सिफारिश पर। गवर्नर साहब चाहेंगे तभी ये सिर्फ विधानसभा में पेश होगा। धन विधेयक एकाएक कोई नेता चाहेगा बना देना, क्रिएट करना, तो वैसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ विधानसभा में पेश किया जाता है और वो भी राज्यपाल से सिफारिश करने पर ही। ऐसे प्रत्येक विधेयक को एक सरकारी विधेयक बनाया था और यह केवल मंत्री ही पेश कर, मैंने बताया ना, जो भी नेता होते हैं जिनको मंत्री भी कहा जाता है वही सिर्फ इसको पेश कर सकते हैं और कोई पेश नहीं कर सकता है। विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसके विचार के लिए विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है। और जैसे कि अगर धन विधेयक पास हो गया कहाँ, विधानसभा में, तो विधान परिषद में जाता है प्रेषित करने के लिए, मतलब बस वो फाइनलाइज कंक्लूडिंग करने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे शुरुआत नहीं किया जा सकता है। विधानसभा से विधान परिषद में जा सकता है लेकिन उसको शुरुआत नहीं किया जाता, मतलब कि लोग चाहें कि धन विधेयक हम विधान परिषद से शुरू करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और इसके भी लिए कंडीशन रहती है कि 14 दिन के भीतर ही विधानसभा में बिल को वापस करना पड़ता है अगर वो अस्वीकृत कर दिया जाता है, मतलब उसमें अगर कोई फॉल्ट दिख गया तो 14 दिन के अंदर ही उसको विधानसभा देखिए, सभा से याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ पीपल होता है। मतलब क्यों, क्योंकि लोगों से द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग विधानसभा में जाते हैं, विधान परिषद में नहीं जाते हैं। विधान परिषद में देखो लोग ही सिलेक्ट करते हैं, ल्यूरेट लोग, ज्ञानी लोग होते हैं, वही लोग वहां पे जाते हैं। विधान परिषद की
सभी या किन्हीं सिफारिश को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। हाँ, विधानसभा परिषद चाहे तो उसको स्वीकार कर भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी मनी बिल के बारे में। अब विधान परिषद की स्थिति, अब उसकी स्थिति को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो परिषद की संवैधानिक स्थिति विधानसभा की तुलना में दो प्रकार से किया जाता है, टू वेज होते हैं उनके करने के लिए। सबसे पहला वह क्षेत्र जहां विधान सभा विधान जहां सॉरी जहां विधान सॉरी वे क्षेत्र जहां परिषद विधानसभा के बराबर है। देखो, कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे भी हिंदुस्तान में जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों को प्रायोरिटाइज किया गया है, मतलब दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वहां पर भी चाहा जाए तो इस चीज को पेश किया जाता है। उसके बाद क्या है, वे क्षेत्र जहां विधान परिषद या विधानसभा के लिए असमान है। देखो, जहां पे बराबर नहीं रहेगा वहां पे अलग कंडीशन। देखो, कुछ जगह पे कुछ ऐसे राज्य मैं बताता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पे बड़े हमारे विधान परिषद होते हैं, इसलिए उनको बराबर स्तर दिया जाता है विधानसभा और विधान परिषद को। इन कुछ ऐसे राज्य हैं जो छोटे हैं फिर भी उनके पास विधान परिषद है, तो उस केस में वो बराबर नहीं मानते हैं। लोअर हाउस को लोअर हाउस ही माना जाता है और अपर हाउस को